Okay. So last time, if you can recall, we discussed about algae and we discussed about the general features of algae. लाइक हमने डिस्कस किया था कि इनमें क्या क्या फीचर्स हैं कि वो क्लोरोफिल बेयर करते हैं, उनकी साइज और शेप अलग अलग हो सकता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी कि जू स्पोर्स हो सकते हैं. जू का मतलब था कि जो मोटाइल है. After that, we also discussed different examples like they can be a flagella or they cannot be a flagella, which we used to define them as flagellated and non-flagellated. And then we also just categorize the gametes into different categories, like they can be isogamous, they can be anisogamous, or they can be oogamous. So this was all we had discussed in the yesterday's class. So today we are moving forward and let's just skip this page for now, because when we will be done with the three different classes of the algae, then we will get back to this page and then we will discuss in detail. But for now, let's just shift to page number 32. And this paragraph is very important. यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाता है कि आपको एल्गे की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी होती है, उसकी कोई भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बतानी होती है कि आप उसको कमर्शियली कैसे वो यूज हो रही है, इकोनॉमिक उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करती है. सो दिस पैराग्राफ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज फॉर एमसीक्यू पार्ट, क्योंकि अभी जब हम इसमें आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए. So now we already know that algae is very useful, क्योंकि obviously photosynthetic है वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो करेगी ही करेगी. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? CO2 को लेकर फोटोसिंथेसाइज कर लेती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? O2 की रिलीज हो जाती है. जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, इसी 11th क्लास में ही आएगा, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे CO2 फिक्स हो जाती है, कि CO2 को ट्रैप करने वाले कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, वो उसको लेकर फिर रिएक्ट कर देते हैं 3 कार्बन 4 कार्बन में, ऐसे करते करते अल्टीमेटली O2 रिलीज करते हैं हम, तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं. साथ ही साथ ऑब्वियसली क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन का लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा, ये ऑब्वियस है. लेकिन इसके बाद ये तो उनका एक जनरल लेवल है जिसको हम कहते हैं कि इनका इकोसिस्टम में रोल है. लेकिन इसके साथ साथ ये और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, और ऐसे एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं ना, उनकी फूड साइकिल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब आपके पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं ना, उनको अंडरलाइन करते जाओ और साथ ही साथ उनको इम्पोर्टेंट मार्क करते जाओ. देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं: पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगैसन. इनको इम्पोर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं ये एल्गे फूड के जैसे यूज की जाती हैं. तो आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन यही आएगा that name 3 algae that are used as food. तो आपको याद होना चाहिए. इसके बाद अब आपको एक टर्म दी गई है कि सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे. तो ये जो ब्राउन एंड रेड एल्गे है ना, एक्चुअली अभी जब हम एल्गे को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने एल्गे को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ये इनके पिगमेंट्स के बेसिस पे डिपेंड कर रखा है. क्लोरो ग्रीन के लिए यूज करते हैं, फियो ब्राउन के लिए यूज करते हैं, रोडो रेड के लिए यूज करते हैं. तो ये ब्राउन और रेड एल्गी आपको कैटेगरीज के नाम दिए हुए हैं कि जो कुछ ब्राउन और कुछ रेड एल्गी लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकॉलोइड्स प्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रोकॉलोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को हम हाइड्रोकॉलोइड्स कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा जब जाम्स बनाते हैं या फिर जेलीज बनाते हैं, तो जब जाम्स और जेलीज बनाते हैं तो उनमें कुछ सब्सटेंस डालना पड़ता है ताकि वो थिक हो जाए. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकॉलोइड्स. ये यूजुअली इनका काम क्या होता है, ये थिकनिंग कर देते हैं. हम जो भी अपना फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उसको अगर थिक करना है, उसको अगर जेली की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोकॉलोइड्स ही अपना रोल प्ले करते हैं.
देन आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल है एल्जन एंड कैरोटीन एग्जाम्पल है रेड एल्गी का। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। आफ्टर दैट, इसके बाद वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स आपको ये हर हालत में याद रखने हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो नेम क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि आपके पास एमसीक्यू इस फॉर्म में आ जाएगा, लाइक नेम टू एल्गे which are used in the preparation of ice creams and jellies, so you should be able to answer it कि जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है जो आइसक्रीम और जेलीज में यूज होती हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नाम दिया हुआ है, दैट इज क्लोरेला। यहाँ से भी एमसीक्यू यूजुअली पूछ लिया जाता है कि ये एक यूनिसेल्युलर एल्गा है जो प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है, और ये इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इतनी प्रोटीन रिच है कि ये स्पेस ट्रेवलर्स भी इसको फूड सप्लीमेंट के जैसे यूज करते हैं। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली इसको फूड सप्लीमेंट के लिए भी इसलिए यूज किया जाता है। पहली बात तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, थोड़ा सा वाटर और थोड़ी सी सनलाइट, तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाती है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये। साथ ही साथ हेवी मेटल्स के साथ बाइंड करके क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जस्ट अ सेकेंड एंड sorry for the disturbance, this is the notification of the WhatsApp। okay, so okay, तो ये मैं आपको बता रही थी कि हेवी मेटल्स के साथ बाइंड करके डिटॉक्स भी करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है। इसलिए क्लोरेला स्पेसिफिकली प्रेफर की जाती है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। और आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यूज में ये एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहता है टू बी आस्क्ड। देन एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो एल्गे है उनको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे। तो अब हम इन 3 कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लोरो, अगेन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ग्रीन को डिनोट करता है, तो इसको हम बोल देंगे ग्रीन एल्गे। जो फियो वर्ड है ना, फेयो, ये ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर को, तो ऐसे जो एल्गे है उसको हम बोल देंगे ब्राउन एल्गे। एंड देन जो रोडोफाइसी है, रोडो जो टर्म है वो रेड को डिनोट करता है, तो इसको हम बोल देंगे रोडोफाइसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोरोफाइसी फर्स्ट। कि हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि नेम ही डिनोट कर रहा है कि जो क्लोरोफाइसी है उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गे बोलते हैं। इसके बाद जो अब आपके पास थोड़े थोड़े डिटेल आएंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनको मार्क करते जाना कि इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एल्गे के जनरल फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, हमने वहीं पे ये डिस्कस कर लिया था। बट आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो याद रखनी है कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट नेम द एल्गी दैट हैज द पिगमेंट्स एज क्लोरोफिल ए एंड बी। तो आपको 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम जो बाकी 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे उसमें भी पिगमेंट्स के नाम आएंगे। सबके लिए पिगमेंट्स के नाम अलग अलग हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्ड फूड का नाम भी आएगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, and we already know that they are located in the chloroplast, तो definite chloroplast है। साथ ही साथ क्लोरोफाइसी का एक फीचर है कि क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, जो कोई मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं सिग्निफाई करे, बस एक दूसरे से किसी रैंडम पैटर्न में अटैच हो, उसको हम रेटिकुलेट बोल देते हैं। तो अलग अलग शेप है क्लोरोप्लास्ट की जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो बहुत सारे मेंबर्स के पास स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स, और ये पायरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर बात आती है कि इन पायरिनॉइड्स का क्या काम है।
देखो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, तो ये तो ऑब्वियस है, इतना तो हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करती है? एक्चुअली एक एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है जो आप अभी अपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, हम वहाँ फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आर कैपिटल होता है, यू स्मॉल होता है, उसके बाद बाकी सब भी स्मॉल होते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी, आप बड़ा भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। ये एंजाइम क्या करता है? CO2 को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो ये इस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं पायरेनॉइड्स। CO2 फिक्सेशन की CO2 फिक्सेशन को इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। तो अब आपको ये समझ आना जाना चाहिए कि पायरेनॉइड की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप सीधा सीधा इतना लिख दोगे कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दैट इज आल्सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इतना और एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि CO2 फिक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं या CO2 फिक्सेशन को प्रमोट करते हैं, सो दैट वुड बी एक्सीलेंट। साथ ही साथ एक और बात ध्यान दो कि हमने पायरेनॉइड्स को कैसे लेबल किया है, दे आर स्टोरेज बॉडीज। स्टोरेज बॉडीज मतलब कुछ ना कुछ स्टोर कर भी रखेंगी। तो वो क्या स्टोर करती हैं? प्रोटीन और स्टार्च स्टोर करके रखती हैं। कुछ एल्गी फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अभी हम आगे तीनों एल्गी का कंपैरेटिव फॉर्म देखेंगे, एक टेबल देखेंगे जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है तीनों एल्गी का, तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग सब्सटेंसेस की फॉर्म में एल्गी फूड स्टोर करके रखती हैं। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो वी आर ऑलरेडी वेल अवेयर कि एल्गी के पास सेल वॉल होती है। क्लोरोफाइसी में रिजिड सेल वॉल मिलेगी, इनर लेयर सेल्यूलोज की मिलेगी और आउटर लेयर किसकी मिलेगी? पेक्टोज की मिलेगी। और यहाँ से फिर से क्वेश्चन आ सकता है, यूजुअली जब आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। जब भी आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे, आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आउटर लेयर और इनर लेयर कौन कौन से मटेरियल की बनी है। तो इनको साथ साथ में मार्क करते रहा करो, चाहे हाईलाइट करते रहा करो, बिकॉज व्हेन यू विल जस्ट गो टू अटेम्प्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब इतनी छोटी छोटी लाइंस नहीं ध्यान रहती, या तो साइड पे जो जगह होती है वहां लिख लिया करो। और एनी हाउ कि जब आप चैप्टर रिवाइज करो तो आपको ये सब याद रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है एंड सेक्सुअल भी होती है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बन सकते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब आपको यहाँ पे स्पोर का नाम याद रखना है। जूस्पोर्स हैं और जूस्पोर्स बनेंगे किसमें? जूस्पोरेंजिया में। आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पोरेंजिया हम ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे दैट वुड बी स्पोरेंजिया। अब जूस्पोर्स जिसमें प्रोड्यूस होंगे दैट वुड बी जूस्पोरेंजिया। और जूस्पोर का क्या मतलब था, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे स्पोर्स जो मोटाइल है, जो मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे स्पोर्स को हम जूस्पोर्स बोल देते हैं। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमने कल बात की थी कि आइसोगेमस हो सकते हैं, एनाइसोगेमस हो सकते हैं और ऊगेमस हो सकते हैं। इफ यू कैन रिकॉल, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेमेट्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था कि अगर सेम गेमेट्स हैं तो आइसोगेमस, डिफरेंट साइज है गेमेट्स का तो एन आइसोगेमस, और अगर एक छोटा छोटा सा स्मॉल मोटाइल मेल गेमेट है और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट है तो हम उसको ऊगेमस बोल देते थे। तो तीनों ऑब्जर्व हो सकते हैं क्लोरोफाइसी में। After that, you also need to remember the examples, at least 2 or 3 examples जो important है। Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Squarogara and Cara। इसमें से आपको 3 तो किसी न किसी हालत में याद रखने ही पड़ेंगे। Sparogara, Volvox and Ulothrix important है, कम से कम इनको तो याद रख लेना हर हालत में, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो पेपर सेटर होता है उसका माइंड किस टाइम कहाँ चल रहा होता है। तो वो यूजुअली आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपको बताना होगा, वो आपको ये 3-4 नाम दे देगा और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन एल्गी है या इनमें से कौन सी ग्रीन एल्गी नहीं है।
तो इस लेवल पे वी डू नॉट रिकमेंड कि आप कोई भी एग्जाम्पल छोड़ें, बट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सी तो करने ही करने हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फियोफाइसी। तो फियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है, बेराइन हैबिटाट में मिलता है, और साइज और इनकी जो साइज और फॉर्म है ना उसमें बहुत सारी वेरिएशन मिलती है। लाइक बहुत सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत ब्रांच भी हो सकते हैं। इफ यू कैन रिकॉल, हमने डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया था मैंने आपको, जहाँ पे कहा था कि आप केल्प्स याद रखना। प्लीज कीप योर सेल्स ऑन म्यूट। तो हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि आप केल्प्स नाम याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेराइन फॉर्म है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक इसकी एक और करेक्टर अब ऐड हो गया है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है और इनकी हाइट 100 मीटर तक पहुंच सकती है, इसलिए ये नाम याद रखना। फिलामेंटस का एक एग्जांपल आ गया है, एक्टोकार्पिस। सो नाउ आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। लाइक एक सिंपल सी लाइन है और वहां से आपके पास एमसीक्यू बन के आ सकता है। सो आफ्टर दैट, इन अब देखो, अब हमने किया था कि जो ग्रीन एल्गे थे उसमें था क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी, दो टाइप के क्लोरोफिल है। साथ ही साथ कुछ और पिगमेंट्स भी हैं, केरोटिनॉइड्स एंड xanthophyls। मार्क दिस लाइन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अभी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे अजीब से नाम है, लेकिन जब हम फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे वहाँ पे ये नाम दोबारा आएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस कि इनका क्या रोल है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करें फियोफाइसी की, तो अलग अलग शेड्स मिलती हैं ब्राउन की कि कितना xanthophyll प्रेजेंट है, कितना फ्यूकोसेंथिन प्रेजेंट है। अब देखो एक और नाम आ गया, फ्यूकोसेंथिन, इसको मार्क कर लो। और आई वुड सजेस्ट, हमेशा मेरी सजेशन रहती है कि जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना, ये जो आपके पास खाली स्पेस रहती है ना, यहाँ पे हमेशा लिखते रहा करो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार डालकर, सो दैट जब भी आप रिवाइज करो आपके लिए इजी रहे। तो दो तो पहले याद रहेंगे। देखो इनको याद करने के लिए एक इजी सी टर्म याद रखना, ग्रीन ब्राउन रेड, ये तीन कलर ऐसे के ऐसे इसी पैटर्न में याद रखना, ए बी ए सी ए डी। ए तो सब में ही रहेगा, बी सी डी ऐसे चलते रहेंगे क्लोरोफिल। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं वो याद रखने हैं। तो इसमें केरोटिनॉइड्स, xanthophyll एंड फ्यूकोसेंथिन, ये तीन नाम अभी तक आ चुके हैं और इनको याद रखना। एंड इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हम इनके स्टोर्ड फूड की बात करने वाले हैं। जैसे हमने अभी ग्रीन एल्गे में बात की थी कि उनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, तो यहाँ पे और कुछ सब्सटेंसेस के नेम आएंगे जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कि उनकी जो बॉडी है उसमें भी फूड और सब्सटेंसेस की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें, तो ब्राउन एल्गी में कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर होता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है लैमिनेरियन और मैनिटॉल। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दैट नेम द सब्सटेंसेस which are used as a stored form for brown algae, or name the substances which are used by brown algae to store the food. Mark it as important क्योंकि आप एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप एमसीक्यू साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट अगेन, जो हमारे सेल्स हैं ब्राउन एल्गे के, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। तो उनके बाहर एक कोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एल्जिन, एल्जिन की कोटिंग होती है। अगर हम बात करें प्रोटोप्लास्ट की, सो नाउ आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट द टर्म प्रोटोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट
प्लस साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो प्लास्टिड्स तो होंगे ही होंगे। हम ये छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें प्लास्टिड्स होते हैं। एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। इफ यू कैन रिकॉल जस्ट 9th क्लास का याद करो, जहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन कराया जाता था। जब आप प्लांट सेल बनाते थे तो एक बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल बनाते थे और न्यूक्लियस साइड पे बनाते थे, और जब एनिमल सेल बनाते थे तो न्यूक्लियस सेंटर में बनाते थे, वैक्यूल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते थे। तो इसमें वही बताया गया है क्योंकि हम एल्गे पढ़ रहे हैं और इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम, सो इसमें वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। सो दिस इज द बेनिफिट, अगर आपको पहले कुछ बेसिक कैरेक्टर्स पता होते हैं और अगर आप बाद में कुछ स्पेसिफिक नहीं भी याद कर पा रहे या आपको एनी हाउ याद नहीं आ रहे, तो आप बेसिक कैरेक्टर्स लिख दीजिए एंड दैट वुड जस्ट डू योर बिजनेस एज वेल। अब अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड एज होल्डफास्ट। अभी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, वो जो पेज हमने पहले स्किप किया था। उसके पास एक स्टॉक होता है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, और आफ्टर दैट लीफ लाइक ऑर्गन है, लीफ नहीं है याद रखना, जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं एंड इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी रिप्रोडक्शन के पार्ट्स रह गए हैं कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, जनरली जो होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन से हो जाती है। एंड देन एसेक्सुअल की बात करें तो बायोफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो ज़ूस्पोर्स है ना, बायोफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स है, मतलब जिन ज़ूस्पोर्स के पास दो फ्लैजिला है, यूजुअली पेयर शेप्ड होते हैं, पेयर वाली शेप होती है। और इम्पॉर्टेंट, दो फ्लैजिला तो होते हैं क्योंकि बायोफ्लैजिलेट ऑलरेडी दिया है, अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट सा है, पता नहीं इस पे इतना एम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है। इतना एम्फेसिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठकर आएगा दैट नेम द एल्गे which is characterized by the presence of two unequal laterally attached flagella। और उसके बाद अगर आप किसी ने आपको और कंफ्यूज करना होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको सीधा सीधा ब्राउन एल्गी नहीं देगा, वो आपको यहाँ नीचे से एग्जाम्पल्स देगा, एग्जाम्पल्स दे देगा और बीच में एक हो सकता है कि एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल दे दे, बाकी ग्रीन का दे दे, रेड का दे दे। सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट एम्फसाइजिंग इट कि आपको हर एक बात याद रखनी ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि एक बार में तो नहीं याद हो जाएगा, बट इफ़ यू जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस या oogamous। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि oogamous स्पीशीज की, मतलब जिनमें अलग अलग गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हो सकता है उनमें जो गेमीट्स का यूनियन हो वो वाटर के अंदर ही हो जाए या फिर oogoनियम में हो जाए। oogoनियम मतलब वो स्ट्रक्चर जो फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेयर शेप्ड गेमीट्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो एसेक्सुअल होते हैं वो भी पेयर शेप्ड हैं, और अगर हम सेक्सुअल वाले गेमीट्स की बात करें वो भी पेयर शेप्ड है और टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इनके पास होते हैं। Then again emphasizing that you need to remember the name of the examples. Now let's just get back to the page that we skipped. Just wait. Okay. देखो ध्यान से इस पेज को। ग्रीन एल्गे दी है पहले, आफ्टर दैट ब्राउन एल्गे एंड देन रेड एल्गे। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो सबसे पहले आपको वॉल्वॉक्स दिया है, और आपको ये फिगर्स इसलिए भी समझनी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये फिगर ही आ जाती है और आपसे नाम पूछ लिया जाता है या थोड़ी बहुत लेबलिंग पूछ ली जाती है। तो आपको याद होगा जब हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एल्गे ऐसे हैं जो कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक साथ इकट्ठे एक ग्रुप में रहते हैं। तो आपको एग्जांपल दिया है वॉल्वॉक्स का। देखो पैरेंट कॉलोनी दिखाई है और अंदर डॉटर कॉलोनी दिखाई है, तो ये है कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल। आफ्टर दैट यूलोथ्रिक्स दिया है। तो अगर आपको यूलोथ्रिक्स याद होगा
यूरोथिक्स का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो अगर अब आपको याद होगा तो हम कर रहे थे कि फिलामेंटस एल्गी में हमने यूरोथिक्स पढ़ा था। सो अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं ग्रीन एल्गी के। स्पेसिफिकली मैंने पहले भी एम्फेसिस दिया था कि अगर और नहीं याद रख सकते, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं दिक्कत आ रही है, तो कम से कम जितने इस पेज पे दिए हैं ना, दो तीन एग्जाम्पल्स एटलीस्ट वो तो ज़रूर ही याद रख लेना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्राउन एल्गी पे। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि होल्ड फास्ट होगा, स्टाइप होगा, फ्रॉन्ट होगा, किया था ना, अभी डिस्कस किया था। देखो होल्ड फास्ट ये रहा नीचे, नाम ही अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ, उस टाइम नहीं याद आ रहा कि इसका क्या काम था, देखो खुद का ही ये टर्म अपने आप सिग्निफाई कर रहा है। होल्ड करना मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना। प्लांट में प्लांट को होल्ड करने के काम कौन करती है, रूट्स करती है ना। रूट्स कहाँ होती हैं, बेस पे होती हैं, सबसे नीचे होती हैं। तो ऐसे याद रखना कि होल्ड फास्ट कहाँ है, बिल्कुल नीचे है, रूट्स के पास है। आफ्टर दैट देखो स्टाइप, देखो यहाँ सेकंड वाले फिगर में, यहाँ पे भी देखो स्टाइप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टाइप बोल देते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास हमने फिर डिस्कस किया था कि जो लीफ लाइक ऑर्गन होगा फोटोसिंथेटिक होगा। मैंने उस टाइम भी कहा था कि लीफ नहीं है, जस्ट लीफ लाइक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट बोलेंगे। Again, you need to remember the examples, laminaria, fucus and dictyota. So यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स मुझे उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। Now we would discuss red algae and then we would get back to the examples of red algae again. Okay, चलिए let's get back to red algae. तो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रोडो वर्ड है वो रेड से, आर से रोडो कर लेना, आर से रेड कर लेना। तो ये रेड एल्गे इसको कॉमन नेम दिया गया है, और साथ ही साथ इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी बॉडी में एक पिगमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यू। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रेड एल्गी में जो मेजर डोमिनेंट पिगमेंट है वो कौन सा है। यूजुअली जो रेड एल्गी है ना वो मेराइन होते हैं, और ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन वार्मर एरियाज में मिलती है। वेल लाइटेड रीजन्स में भी मिल सकते हैं और ग्रेट डेप्थ्स में भी मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो फूड स्टोर्ड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड है, और फ्लोरिडियन स्टार्च किससे सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। अब समझ ही नहीं आएगा कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन क्या है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जब बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, तो हम बहुत सारा, आपको ये तो पता ही होगा कि ग्लूकोज स्टोर कहाँ होता है, लिवर में स्टोर होता है। और ये ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेते हैं जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ये जो अमाइलोपेक्टिन है ना, ये स्टार्च का है फॉर्म है, कि मतलब बहुत सारे स्टार्च इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, अमाइलोपेक्टिन बनाते हैं। यहीं पे ही आपको एक और नाम, जब आप अमाइलोपेक्टिन को कभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये दो नाम फिर से आएंगे। तो स्टार्च का एक और फॉर्म होता है अमाइलोस और एक होता है अमाइलोपैक्टिन। तो जब बहुत सारे स्टार्च इकट्ठे होते हैं तो ये दो फॉर्म्स बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों अरेंज कैसे हैं, कि कहीं कहीं पे फोर्थ कार्बन पे ब्रांचिंग है, कहीं पे सिक्स कार्बन पे ब्रांचिंग है। तो अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन में इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, अमाइलोपैक्टिन स्टार्च का इकट्ठा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकती है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होती है। अभी तक देखो हम क्या बात कर रहे थे,
आइसोगैमेट्स हो सकती है, एनाइसोगैमेट्स हो सकती है। यहाँ पे फिर से स्पेसिफिकेशन आ गई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ओ गैमेट्स होती है। साथ ही साथ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी चेंजेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक फीचर्स में आते हैं, कुछ स्पेसिफिक रोल्स हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट हो जाती है। इस चैप्टर के एंड में हमारे पास वो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आएगी जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम किया था अभी, जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये जेलीज और आइसक्रीम्स बनाने में हेल्प करते हैं। देन पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर। आफ्टर दैट अगर हम जब भी एल्गी की बात करते हैं तो ये जो टेबल है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ याद रहे ना रहे, इस टेबल को याद कर लेना। अगर ये टेबल याद रह गई तो समझ लो 90% तो याद हो ही गया। क्लोरोफाइसी ग्रीन था, थ्रियोफाइसी ब्राउन एल्गी था और रोडोफाइसी रेड एल्गी था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो याद कैसे करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस अरेंजमेंट को याद रख लेना। ग्रीन ब्राउन रेड, ए सब में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, उसके बाद बी सी डी ऐसे चलेगा, पहले में बी, सेकंड में सी, थर्ड में डी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पिगमेंट्स थे फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसिका और फाइकोइरिथ्रिन रोडोफाइसिका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टोर्ड फूड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोफाइसी में ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था, स्टार्च की फॉर्म में था, और ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लेमिनेरियन है, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। ये आपको कैसे भी करके याद रखना ही पड़ेगा। कोई अपनी राइम बनाओ या ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखो, लेकिन आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। हैबिटाट याद करोगे नहीं करोगे दैट्स अप टू यू। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं आता, ना ही कोई पूछता है, लेकिन जो मेजर पिगमेंट्स हैं और स्टोर्ड फूड है यूजुअली क्वेश्चन यहाँ से आता है। सेल वॉल भी आपको याद रखनी पड़ेगी। स्टिल सेल वॉल नहीं भी याद रहे, मान लो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो सेल्यूलोज तो सब में कॉमन रहेगा ही रहेगा, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप अगर सेल्यूलोज लिखाओगे तो हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा। कोशिश करोगे तो एल्जिन और याद कर सकते हो, और इसका पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स याद कर सकते हो इफ यू कैन। वेल एंड गुड, अदरवाइज सेल्यूलोज वुड आल्सो बी गुड। और फ्लैजेला की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ब्राउन एल्गी का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि अनइक्वल और लेटरल फ्लैजेला किस में होते हैं, वो ब्राउन एल्गे में होते हैं। लेट्स गेट बैक टू द फिगर जो हमने छोड़ी थी, जो 2 एग्जाम्पल छोड़े थे। रेड एल्गा के एग्जाम्पल हैं। देखो इसमें भी फ्रॉन्ट दिख रहा है, मतलब जो हमने डिस्कस किया था जो ब्राउन एल्गे में भी प्रेजेंट होता है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देन आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया के। है वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ एल्गे। ब्रायोफाइटा हम कल डिस्कस करेंगे।